अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। यह किताब स्टीफन कोवी द्वारा लिखी गई है, जो 7 मुख्य आदतों पर आधारित है और लोगों को अधिक प्रभावी जीवन जीने में मदद करने के उद्देश्य से लिखी गई है। मैं इसे कई हिस्सों में बांटूंगा ताकि हम हर एक आदत को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला अध्याय, सक्रिय पहल। मेरा विचार, सक्रिय पहल का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना और फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाना। यह आदत हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय हमें अपने विचारों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्याख्या। सक्रिय पहल का अर्थ है कि चाहे कोई भी परिस्थिति या समस्या आए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, न कि उसे बाहरी परिस्थितियों पर डालना चाहिए। जब हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी भावनाओं, माहौल और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। लेकिन सक्रिय पहल के जरिए हम ऐसी स्थिति में भी खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं और समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सक्रिय पहल करने वाले लोग हमेशा अपने प्रभाव के दायरे में कार्य करते हैं, जबकि केवल प्रतिक्रिया देने वाले लोग चिंता के दायरे में फंसे रहते हैं और उन अनावश्यक चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, जैसे कि काम में कोई समस्या आ जाए या किसी रिश्ते में मतभेद हो, तो सक्रिय पहल करने वाला व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचता है, न कि शिकायत करता है या गुस्सा करता है। केवल प्रतिक्रिया देने वाले लोग सिर्फ माहौल को दोष देते हैं, जैसे कि वे कहते हैं, ऐसी बातें हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती हैं। मुख्य बिंदु, विकास की कुंजी हमारी जागरूकता में चेतना के उच्चतर स्तर को लाना है। विकास की कुंजी यह है कि हम अपनी जागरूकता में और भी ऊंचे आयामों को शामिल करें। कार्य योजना, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं बातों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में हैं। आत्म जागरूकता का अभ्यास करें, अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को जानें और समझें ताकि आप सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया कर सकें। अतिरिक्त उपमा। कल्पना कीजिए कि आप एक कप्तान हैं, आपके पास एक जहाज है। अगर आपका जहाज तूफान में फंस जाता है तो एक सक्रिय और पहल करने वाला कप्तान निर्णय लेगा और जहाज को सही दिशा में ले जाएगा, जबकि एक निष्क्रिय और प्रतिक्रियाशील कप्तान केवल तूफान को दोष देगा और कुछ नहीं करेगा। पहल करना हमेशा हमें समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करता है, न कि केवल समस्या पर ही ध्यान केंद्रित करने में। सर्वश्रेष्ठ उद्धरण। मैं अपने वातावरण का उत्पाद नहीं हूँ, मैं अपनी पसंद का उत्पाद हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों का उत्पाद नहीं हूँ, मैं अपने निर्णयों का उत्पाद हूँ। अध्याय 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हम चर्चा करेंगे कि कैसे अंतिम लक्ष्य को शुरुआती बिंदु के रूप में लें। इस अध्याय में बताया गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हमेशा अंतिम लक्ष्य को याद रखना चाहिए और अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करनी चाहिए। जब हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होते हैं तो हम अपने जीवन का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। जिसे अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना कहा जाता है, उसका अर्थ है कि हमें हमेशा अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। यह आदत हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानने में मदद करती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट दृष्टि तैयार करती है। व्याख्या। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है कि हर कदम जीवन के अंतिम लक्ष्य को आधार बनाकर उठाना चाहिए। जब आपके पास स्पष्ट दृष्टि होती है तो आपके पास किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरणा रहती है। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं तो न केवल वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखें, बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों का भी ख्याल रखें। व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य बनाना हमें अपने जीवन के लक्ष्य और मूल्यों को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं। अगर आप केवल रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान देते हैं और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण की अनदेखी करते हैं, तो आप अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अंतिम लक्ष्य, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक प्रभावशाली कंपनी स्थापित करना, स्पष्ट रूप से पता है, तो आपकी हर एक जिम्मेदारी और निर्णय इसी दिशा में होने चाहिए। प्रेरणा। उस परिणाम को स्पष्ट रूप से तय करने से शुरुआत करें जिसे आप पाना चाहते हैं और फिर उसी दृष्टि के अनुरूप निर्णय और कार्य करें। अपेक्षित परिणाम की स्पष्ट दृष्टि से शुरुआत करें और उसी दृष्टि के अनुसार निर्णय और कार्य करें। कार्य योजना। एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट तैयार करें, अपने जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों के बारे में सोचें और उन्हें स्पष्ट रूप से लिख लें। अपने भविष्य की कल्पना करें, अपनी आदर्श जीवन शैली की तस्वीर बनाएं और उसी दिशा में कदम बढ़ाएं। अपने कार्यों को अपनी दृष्टि के अनुरूप रखें और हर कदम को अपनी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुसार योजनाबद्ध करें। अतिरिक्त उपमा। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्री हैं, आपके हाथ में एक नक्शा है। अगर आपको अपनी मंजिल पता है तो आप सही रास्ता ढूंढ सकते हैं और गलत दिशा में नहीं जाएंगे। ठीक इसी तरह आपके जीवन की दृष्टि भी ऐसी ही होती है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ उद्धरण। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें और अपने कार्यों को अपनी सबसे गहरी मूल्यों और दृष्टि के अनुरूप रखें। अंतिम लक्ष्य से शुरुआत करें और अपने व्यवहार को अपनी अंतरात्मा की गहराई में बसे मूल्यों और दृष्टि के अनुरूप बनाएं। तीसरा अध्याय। सबसे पहले मुख्य बात।
हम महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता देने के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकें। मेरा विचार, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण की कला यह है कि हमें कार्यों को उनकी महत्ता और तात्कालिकता के आधार पर सही ढंग से क्रमबद्ध करना चाहिए। यह आदत हमें सिखाती है कि कैसे तात्कालिक कार्यों और महत्वपूर्ण कार्यों में अंतर करें और महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता दें। व्याख्या, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर कुछ ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं जो तात्कालिक लगते हैं और तुरंत पूरे करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कार्य हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते। महत्वपूर्ण कार्य वे होते हैं जो हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विकास, आपसी संबंध, पेशेवर विकास, स्वास्थ्य आदि। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करके हम कार्यों को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को तुरंत पूरा करना आवश्यक होता है। उदाहरण, संकट प्रबंधन। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं कार्य आवश्यक तो है, लेकिन इन्हें तुरंत पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। उदाहरण, स्वास्थ्य, आपसी संबंधों का निर्माण। कम महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक कार्यों की प्राथमिकता भले ही कम हो, लेकिन इन्हें तुरंत निपटाना पड़ता है। उदाहरण, फ़ोन कॉल उठाना और ईमेल का जवाब देना। न तो महत्वपूर्ण और न ही तात्कालिक कार्य, ये न तो ज़रूरी हैं और न ही इन्हें तुरंत पूरा करने की आवश्यकता है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। प्रभावी लोग हमेशा महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यही कार्य दीर्घकालिक सफलता और विकास की कुंजी है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेशेवर हैं और हमेशा तात्कालिक ईमेल और फ़ोन कॉल्स में उलझे रहते हैं, तो आपका ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित हो जाएगा जो आपके दीर्घकालिक करियर विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालते। उन महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं कार्यों पर ध्यान देना, जैसे कि कौशल विकास या नेटवर्किंग बनाना, आपके करियर को और आगे ले जा सकता है और भविष्य में यह आपको अधिक लाभ दिला सकता है। सीख, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप अपने शेड्यूल में क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को अपने शेड्यूल में शामिल करें। मूल बात यह नहीं है कि आप अपने शेड्यूल में मौजूद कार्यों को पहले निपटाएं, बल्कि यह है कि अपनी प्राथमिकताओं को अपने शेड्यूल में जगह दें। कार्रवाई योजना, एक प्राथमिकता सूची बनाएं, अपनी कार्यों को आइजनहावर मैट्रिक्स के अनुसार वर्गीकृत करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय सुरक्षित रखें और इन्हें अपने शेड्यूल में प्राथमिकता के साथ शामिल करें। ना कहना सीखें, उन कार्यों को ठुकरा दें जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते, ताकि आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक अतिरिक्त उपमा, कल्पना कीजिए, आप एक माली हैं जिसके पास कई पौधे हैं। अगर आप हमेशा सिर्फ घास हटाने में ही व्यस्त रहेंगे तो आप उन पौधों को बढ़ने का समय नहीं दे पाएंगे जो वास्तव में आपके बगीचे को सुंदर बनाते हैं। इसी तरह, जब हम महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी दीर्घकालिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं, बजाय इसके कि हम केवल तात्कालिक कार्यों पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद करें। सर्वश्रेष्ठ उद्धरण, महत्वपूर्ण चीज़ें कभी कभी ज़रूरी होती हैं और ज़रूरी चीज़ें कभी कभी महत्वपूर्ण होती हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ें लगभग कभी भी आपातकालीन नहीं होती और आपातकालीन चीज़ें लगभग कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होती। चौथे अध्याय में हम साझा जीत की सोच पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे संबंधों और संवाद में पारस्परिक लाभ और साझा जीत की ओर बढ़ें। साझा जीत का मतलब केवल खुद की जीत नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि दोनों पक्षों को लाभ मिले, जिससे हर किसी की वृद्धि और सफलता सुनिश्चित हो सके। मुख्य विचार, साझा जीत की सोच का अर्थ है कि हमें समस्याओं को सहयोग और पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह आदत हमें सिखाती है कि हर एक संबंध और हर एक परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिए ऐसे समाधान खोजें जिससे सभी को संतुष्टि और सफलता मिल सके। व्याख्या, साझा जीत की सोच में हम प्रतिस्पर्धा या तुलना नहीं खोते, बल्कि सहयोग में विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि हर स्थिति में हमें दोनों पक्षों के हितों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में साझा जीत की मानसिकता अपनाने से विश्वास और सम्मान बढ़ता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आपके साथ सहयोग करने से उन्हें भी लाभ होगा, तो वे आपके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। साझा जीत का अर्थ यह नहीं है कि हर किसी को बराबर हिस्सा मिले, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। कभी कभी इसके लिए बातचीत और समझौते की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों को लाभ मिले। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यापारिक सहयोग कर रहे हैं तो साझा जीत की सोच का मतलब है कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समझौते पर पहुंचना चाहिए। अगर एक पक्ष केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देता है जबकि दूसरा पक्ष दीर्घकालिक संबंधों को महत्व देता है, तो परिणाम जीत हार की स्थिति हो सकता है। साझा जीत की सोच के तहत दोनों पक्षों को देखना चाहिए कि सहयोग से एक दूसरे को लाभ मिल सकता। सीख, साझा जीत कोई तकनीक नहीं, बल्कि मानवीय संवाद का एक दर्शन है। साझा जीत कोई तकनीकी कौशल नहीं है, यह एक ऐसी जीवन दृष्टि है जो आपसी संवाद से जुड़ी है।
कार्रवाई योजना, आपसी लाभ और साझा जीत पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप दूसरों से संवाद करें, हमेशा सोचें कि दोनों पक्षों के लिए साझा लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विश्वास और सम्मान स्थापित करें, आपसी संबंधों में विश्वास और सम्मान बनाएं ताकि दोनों पक्ष दीर्घकालिक सहयोग की ओर बढ़ सकें। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग करना सीखें, हर परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और सहभागिता पर ध्यान दें। अतिरिक्त उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक टीम के सदस्य हैं और सभी सदस्यों का लक्ष्य जीतना है। अगर कोई सदस्य केवल अपनी व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देता है और टीम को नज़रअंदाज करता है तो पूरी टीम असफल हो सकती है। लेकिन जब हर कोई टीम की सफलता में योगदान देता है तो सभी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। इसी तरह जीवन और व्यापार में विन विन सोच यह सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्ष एक साझा लक्ष्य की ओर प्रयास करें जिससे आपसी लाभ और सफलता संभव हो सके। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सभी मानव जाति के लिए जीत ही किसी भी रिश्ते को सफल बनाने का एकमात्र तरीका है। किसी भी रिश्ते में सफल होने का एकमात्र तरीका है कि सभी को जीतने दिया जाए। 5वां अध्याय, पहले दूसरों को समझें फिर खुद को समझाए जाने की कोशिश करें। हम चर्चा करेंगे कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें फिर दूसरों को खुद को समझाने का प्रयास करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रभावी संवाद के लिए सबसे पहले दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है ताकि हम अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से रख सकें। मुख्य विचार, प्रभावी संवाद की कुंजी ये है कि हम सक्रिय रूप से सुनकर सामने वाले को पूरी तरह समझें और उसके बाद ही अपनी बात रखें। यह आदत हमें सहानुभूति और समझदारी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है जिससे मजबूत संबंध और आपसी सम्मान स्थापित होता है। व्याख्या, पहले दूसरों की बात को समझने का मतलब है कि हमें अपनी बात कहने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग बातचीत के दौरान जल्दी से जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्रिय रूप से सुनना हमें सिखाता है कि सबसे पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनें और समझें। सहानुभूति का अर्थ है सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना और उनके विचारों व भावनाओं का सम्मान करना। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनकी राय को महत्व दिया जा रहा है, जिससे विश्वास और सहयोग बढ़ता है। जब हम पूरी तरह से समझ लेते हैं तब हम अपनी बात को स्पष्ट और सम्मानपूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। यह आपसी समझ को बढ़ावा देता है और किसी भी संबंध को और मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी टीम का कोई सदस्य आपको किसी समस्या के बारे में बता रहा है तो सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है कि आप बिना बीच में टोके ध्यानपूर्वक सुनें और उनकी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। इसके बाद उनकी चिंता या समस्या को स्वीकार करते हुए ही अपनी राय व्यक्त करें। इस तरह सामने वाला महसूस करेगा कि आप उनके विचारों को महत्व और सम्मान देते हैं, जिससे आप दोनों के बीच विश्वास मजबूत होगा। सीख, ज्यादातर लोग बात सुनते हैं समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए। अधिकांश लोग समझने के लिए नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए सुनते हैं। कार्य योजना, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। जब कोई बोल रहा हो तो पूरा ध्यान केंद्रित करें और उनकी बात को पूरी तरह से सुनने की कोशिश करें। खुद को उनकी जगह रखकर सोचें, उनकी स्थिति और भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बीच में टोकने से बचें। संवाद के दौरान जब तक सामने वाला अपनी बात पूरी न कर ले तब तक बीच में न टोकें, क्योंकि इससे सम्मान और समझ दोनों बढ़ती है। सामने वाले की बात को दोहराएं, जब आप उनकी बात समझ लें तो अपनी भाषा में उसे दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने सही समझा है। अतिरिक्त तुलना, कल्पना कीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आपको मरीज को उसकी बीमारी के बारे में समझाना है। अगर आप बिना पहले मरीज की समस्या समझे ही सीधे इलाज का तरीका बता दें तो हो सकता है कि आप सबसे उपयुक्त इलाज न ढूंढ पाएं। इसी तरह संवाद में भी पहले सुनना हमें समस्या को समझने में मदद करता है और फिर हम सबसे उपयुक्त समाधान पेश कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, अगर मुझे अपने आपसी संबंधों में सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को संक्षेप में बताना हो तो वह यह होगा, पहले दूसरों को समझने की पूरी कोशिश करें फिर दूसरों से खुद को समझाने की कोशिश करें। अगर मुझे एक वाक्य में अपने आपसी संबंधों में सीखी सबसे महत्वपूर्ण बात कहनी हो तो वह यह होगी, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें फिर खुद को समझाने की कोशिश करें। छठा अध्याय, सहयोगी साझेदारी। हम चर्चा करेंगे कि सहयोग कैसे किया जाए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टीम वर्क और सहयोग के माध्यम से हम काम को और अधिक कुशलता से कैसे पूरा कर सकते हैं और वे लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं जिन्हें अकेले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। सहयोग का अर्थ है कि 2 और 2 मिलकर 5 होते हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका सामूहिक प्रयास अकेले किए गए प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है। मुख्य विचार, सहयोग का मतलब है अलग अलग व्यक्तियों, टीमों या विचारों का मिलन, जिससे नई शक्ति उत्पन्न होती है जो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। यह आदत हमें सिखाती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम सामूहिक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का लाभ उठा सकते हैं, जिससे हमें और भी बेहतर समाधान मिल सकते हैं।
सहयोग का अर्थ केवल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्तिगत क्षमताओं और दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाया जाए ताकि नए और बेहतर समाधान उत्पन्न हो सकें। जब अलग अलग लोग अपनी अपनी विविध क्षमताओं और विचारों को मिलाते हैं तो रचनात्मक समाधान और नवाचारपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। भिन्नताओं को एक ताकत के रूप में देखना बहुत जरूरी है। सहयोग का मतलब यह नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो, बल्कि इसका अर्थ है भिन्नताओं का सम्मान करना और उनकी महत्ता को बढ़ाना। यही विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण है कि हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। विश्वास और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब टीम के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की क्षमताओं को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के काम पर पूरा भरोसा करते हैं, तभी सहयोग का प्रभाव पूरी तरह से सामने आता है। उदाहरण के लिए, एक टीम प्रोजेक्ट में कुछ सदस्य अनुसंधान में माहिर होते हैं, कुछ रचनात्मक डिजाइन में उत्कृष्ट होते हैं और कुछ संचार कौशल में निपुण होते हैं। जब ये लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति एक ऐसा संपूर्ण और अत्यंत प्रभावी प्रोजेक्ट तैयार कर सकती है जिसे अकेले किसी एक व्यक्ति के प्रयास से हासिल नहीं किया जा सकता। चौथी सीख, सहयोग का प्रभाव केवल मेरी या आपकी विधि से बेहतर होता है। यह हमारा तरीका है, सिर्फ मेरा या सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि हमारा तरीका। कार्रवाई योजना, विविधता को अपनाएं। अपनी टीम में विभिन्न क्षमताओं और दृष्टिकोणों को स्वीकार करें और इस विविधता को एक शक्ति के रूप में देखें। विश्वास स्थापित करें। टीम के सभी सदस्यों के बीच विश्वास और सम्मान को मजबूत करें ताकि वे अपने विचार और दृष्टिकोण खुलकर साझा कर सकें। सहयोग को तेज करें। एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने के अवसर बढ़ाएं ताकि सभी मिलकर बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। सामूहिक सफलता का जश्न मनाएं। जब टीम मिलकर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करे तो इस सफलता को सभी के साथ साझा करें और मिलकर जश्न मनाएं। अतिरिक्त उपमा, कल्पना कीजिए आप एक ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार हैं जहां हर वाद्ययंत्र की अपनी अनूठी ध्वनि होती है। अगर हर संगीतकार अपनी अपनी धुन अलग अलग बजाए तो पूरी प्रस्तुति अव्यवस्थित और भ्रमित करने वाली लगेगी। लेकिन जब सभी संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को तालमेल के साथ बजाते हैं तो वे एक सुंदर और शक्तिशाली धुन रचते हैं। इसी तरह टीम वर्क में जब अलग अलग कौशल एक साथ आते हैं तो एक जबरदस्त सहयोगी प्रभाव उत्पन्न होता है। संक्षेप में कहें तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि समग्रता अपने भागों के योग से बड़ी होती है, संपूर्ण उसके अलग अलग हिस्सों के साधारण योग से कहीं अधिक होता है। तो अब क्या आप हर दिन एक आदत अपनाने के लिए तैयार हैं जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकें? अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज आप कौन सी आदत अपनाना शुरू करेंगे। क्या आप अगला किताब का सारांश भी चाहते हैं? कृपया हमें पुस्तक का शीर्षक बताएं और हम उसे आपके लिए तैयार कर देंगे। तब तक आगे बढ़ते रहें और जीतते रहें। वास्तविक जीवन की सफलता की कहानियाँ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपके लिए एक संपूर्ण आदत प्रणाली का खाका तैयार करती है। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। सभी को संवाद करने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।